हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज की जो वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आज हम पढ़ेंगे, याद रखना, ईवीएस पेडागोजी। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे, याद रखना। आज जो हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाइयों, वो पढ़ेंगे ईवीएस पेडागोजी के बारे में। ईवीएस पेडागोजी बहुत बच्चों की समस्या रहती है ईवीएस पेडागोजी के अंदर। आज की आप इस वीडियो से जो भी आपकी ईवीएस की पेडागोजी आती है, यानी 30 नंबर की आपकी ईवीएस आती है सीटेट एग्जाम के लिए, तो हम लोग पूरे 30 नंबर की जो ईवीएस है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं, ज़्यादा आपका समय वेस्ट ना करते हुए। तो भाई एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चा नया जुड़ रहा है वो क्या है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे परिवार के बारे में। पहला जो टाइप है वो क्या है, याद रखना, परिवार, यानी कि जिसे हम फैमिली कहते हैं। तो ये जो परिवार है, फैमिली है, ये है क्या, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो ध्यान देना मेरे भाइयों, जो ये परिवार है ये लैटिन भाषा के फैमुलस से बना है। किससे मिला बना है? फैमुलस से। और अंग्रेजी में इस फैमुलस यानी कि परिवार को कहा जाता है फैमिली। अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फैमिली कहा जाता है। और लैटिन भाषा में परिवार को क्या कहते हैं, फैमुलस। परिवार मानव समाज की प्राचीनतम एवं आधारभूत इकाई है, याद रखना। तो परिवार है ये समाज की क्या है, यह समाज की प्राचीनतम एवं आधारभूत इकाई है। देखिए, परिवार है क्या, सीटेट एग्जाम ईवीएस के अंदर एक क्वेश्चन आपका इस टाइप से 100% आता है, एक से दो क्वेश्चन। तो इस चीज के बारे में याद रखना। सबसे सबसे पहले जो हम जो जानेंगे वो जानेंगे परिवार के बारे में कि परिवार है क्या। तो देखिए, परिवार सामाजिक व्यवस्था का लघु रूप तथा ज्ञान की प्रथम पाठशाला है। यानी कि जो किसी भी चीज की बच्चे की, अगर मैं बच्चे की बात करता हूँ, तो वो जो ज्ञान का जो पहला जो द्वार होता है वो क्या होता है, वो होता है परिवार। क्योंकि बच्चा सबसे पहले कहाँ पर सीखता है, बच्चा सबसे पहले सीखता है परिवार के अंदर। तो देखिए क्या है कि परिवार सामाजिक व्यवस्था का लघु रूप तथा ज्ञान की प्रथम पाठशाला है। अब जानेंगे परिवार के प्रकार, यानी कि परिवार के जो प्रकार होते हैं मेरे भाइयों, वो कितने होते हैं, याद रखना। परिवार के प्रकार होते हैं दो। तो देखिए, परिवार के आकार के दृष्टिकोण से दो भागों में बांटा गया है। यानी कि परिवार जो है उसके कितने वो हैं, इसके हैं भाई दो प्रकार होते हैं। अब जो ये दो प्रकार होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, इस चीज के बारे में जानेंगे। पहला होता है एकल परिवार। पहला क्या होता है, एकल परिवार होता है। सेकंड होता है संयुक्त परिवार। एकल का मतलब क्या होता है, अलग होना। संयुक्त का मतलब होता है इकट्ठा होना। तो ध्यान देना, एकल जो परिवार होता है, एकल परिवार एक छोटी इकाई है जिसमें पति पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे। तो ध्यान देना, ये पति पत्नी यानी कि, और ये उनके बच्चे। तो याद रखना, एकल परिवार किसे कहते हैं, एकल परिवार कहा जाता है जहां पर क्या हो, पति हो, पत्नी हो और उनके अविवाहित बच्चे रहें। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है, याद रखना, एकल परिवार। इसे क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है एकल परिवार। अब देखिए, मैं बात करता हूँ संयुक्त परिवार के बारे में कि संयुक्त परिवार क्या है, इनकी जॉइंट फैमिली क्या होती है। तो इसमें अब जो, या तो जो ये पति पत्नी है, इनके माता पिता आ जाएं, या फिर याद रखना जो ये बच्चा है, ये मैरिड जो लाइफ होगी, इनकी फैमिली इनके साथ इंक्लूड हो जाए। तो ध्यान देना, संयुक्त परिवार यानी कि संयुक्त परिवार कुछ एकल परिवारों को से मिलकर बनता है। यानी कि कुछ एकल परिवारों को मिलाकर क्या बनता है, संयुक्त परिवार बनता है। और यह बड़े होते हैं, यानी कि जो एकल परिवार होता है ये छोटी इकाई होती है। और यानी कि जो संयुक्त परिवार होता है ये कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। इसमें माता पिता और उनके विवाहित बच्चे आते हैं, जैसे दादा दादी हो जाएंगे, चाचा चाची भी इसी में इंक्लूड हो जाएंगे। यानी पूरी एक फैमिली, संयुक्त फैमिली, जॉइंट फैमिली, जहाँ दादा दादी, माता पिता, उनके बच्चे, या उन जो दादा माता पिता के जो भाई वो थे, भाई जो हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे। यानी कि चाचा चाची भी इसके अंदर, याद रखना, इंक्लूड रहेंगे। दादा दादी हो गया, माता पिता, चाचा चाची, बच्चे, ठीक है।
और यानी कि बच्चों की क्या हो जाएगी, विवाहित बच्चे। या ये अविवाहित भी हो सकते हैं, याद रखना। ये याद रखना इस चीज के बारे में। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है संयुक्त परिवार। चलिए, तो संयुक्त परिवार के बारे में और कुछ जानते हैं। संयुक्त परिवार आपका क्या होता है, समाप्त होता है। संयुक्त परिवार के बारे में हमने ये जाना कि संयुक्त जो परिवार होता है, ये लैटिन भाषा के, यानी परिवार जो है वो लैटिन भाषा के फैमुलस से बना है, और अंग्रेजी में से क्या कहते हैं, फैमिली कहा जाता है। समाज की प्राचीनतम एवं आधारभूत इकाई क्या होती है, परिवार होती है। परिवार जो है वो सामाजिक व्यवस्था का लघु रूप होता है। और याद रखना, ज्ञान की प्रथम पाठशाला भी किसे कहते हैं, परिवार को कहा जाता है। परिवार के दो प्रकार होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार कहा जाता है जहाँ पर सिर्फ माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, और एकल परिवार होता है जहाँ पर माता पिता और उनके विवाहित बच्चे होते हैं या दादा दादी आ जाते हैं, ये क्या होता है, संयुक्त परिवार। तो परिवार आपका कंप्लीट होता है मेरे भाइयों। आगे बढ़ते हैं, याद रखना परजीविता क्या होती है या सहजीविता क्या होती है। अगर मैं परजीविता या सहजीविता की बात करता हूं तो इसके बारे में याद रखना। परजीविता के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहा जाता है परजीवी। तो इसे समझ लेना कि परजीवी जंतु क्या कहलाता है, जो दूसरे जीव पर क्या होता है, याद रखना, आश्रित होता है। जैसे अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। जोक होगी, अम्बरवेल होगी, जू होगी। अब जो जोक है, जो किसी भी पशु को लगती है तो पशु का क्या करती है, वो ब्लड पीती है, खून पीती है। तो कहीं ना कहीं जो पशु होता है, जानवर होता है, उसे नुकसान पहुंचा रही है। मैंने कहा अंबरबेल। अंबरबेल के बारे में जानिए कि जो अंबरबेल है वो दूसरे पौधों से क्या करता है, याद रखना, वो हमेशा दूसरे पौधों से उनके खाने पाने को जो भी होता है खुद अंबरबेल खुद सोख लेती है। तो वो क्या होता है, याद रखना, उसे कहा जाता है अंबरबेल। अब जो जू है वो किस पर है, वो व्यक्तियों के सर के अंदर आ जाती है। तो सर से वो क्या है, व्यक्तियों के ब्रेड जो खून होता है उसे चूसना शुरू करती है, और धीरे धीरे इनकी जो संख्या होती है वो बहुत ज्यादा भी बढ़ जाती है। तो याद रखना, ये हमेशा दूसरे लोगों को क्या करती है, हानियां पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ सहजीविता क्या होती है, याद रखना, जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सहजीवी कहते हैं। इसी प्रकार का लाइकेन और शैवाल और फफूंदी सहजीविता के उदाहरण है। तो समझना मेरे भाइयों क्या होता है, इस डेफिनेशन को एक छोटी सी चीज समझना बस। कुछ इस प्रकार के जीव जो दूसरे जीवों से क्या है, अपना भोजन प्राप्त करें और उनकी मदद भी करें। जैसे मगरमच्छ होता है या कोई दूसरी चीज और जानवर होता है, उस मगरमच्छ ने किसी को खा लिया तो उसके दांतों के बीच में, या बहुत ऐसे भैंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनके दांतों के बीच में क्या होता है, याद रखना कि भाई वो फंस जाता है, मांस के टुकड़े फंस जाते हैं। तो वो मुंह ओपन करके ऐसे क्या है, वो बैठे रहते हैं। जब मुंह ओपन करके बैठे रहते हैं तो कुछ पक्षी आते हैं, वो वहां से क्या है, उसके दांतों के बीच में से उस मांस के टुकड़ों को छुड़ा छुड़ा के खाते रहते हैं। तो अब इससे मगरमच्छ को कोई समस्या नहीं हो रही है। क्यों, क्यों वो समस्या नहीं हो रही है, क्योंकि इसलिए क्योंकि वो उसके दांतों के बीच में जो टुकड़ा फंसा हुआ था, उस दांत के टुकड़े से वो जो मांस का टुकड़ा है दांतों के बीच से निकाल रहा है, तो उसे भोजन प्राप्त हो रहा है, और उसकी जो समस्या है, दांतों के बीच में जो चीज फंसी हुई थी वो बाहर निकल रही है। तो इसी को क्या कहा जाता है, रखने से कहा जाता है सहजीविता। यानी कि जैसे लाइकेन हो गया, लाइकेन क्या है, सहजीविता है। शैवाल जो है ये भी है, फफूंदी जो है ये भी, याद रखने क्या कहलाते हैं, सहजीविता के उदाहरण कहलाते हैं। तो चलिए, आपके परजीवी और जो सहजीवी होते हैं, याद रखना, वो समाप्त होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं जानवरों के बारे में। तो देखिए, जानवरों से यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है, और अगर किसी भाई को नोट्स चाहिए तो वो भाई याद रखना, वह भाई टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकता है। और याद रखना, अगर किसी 9991158665 इस नंबर से व्हाट्सअप करके इस नंबर से नोट्स ले सकता है, अगर इसी प्रकार के नोट्स चाहिए तो। चलिए, जानवरों के बारे में जानते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, ये चीज भी याद रखना आप लोग। अगर मैं बात करता हूँ जानवर की, तो देखिए, जानवरों की खाल पर जो डिजाइन बने होते हैं वह उनके बालों को रंग के कारण होते हैं, ये ध्यान रखना। जो डिजाइन होता है उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। और रात में ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत से लोगों को सीटेट में पेपर आया था और क्या क्वेश्चन आता था कि जो जानवरों के जो खाल होते हैं, डिजाइन होते हैं बॉडी के ऊपर, वो कैसे होते हैं।
तो वो किसी भी टेम्परेचर या मौसम की वजह से नहीं होते, ये किसकी वजह से होते हैं याद रखना, उनकी बालों के रंग के कारण होता है, ये चीज याद रखना। बहुत सी बुकों में वहां के ये कहा जाता है कि भाई उसका जो एटमॉस्फेयर है, उसका जो वातावरण है, वातावरण के हिसाब से बाल ऐसी डिजाइन होती है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, ये किसको होता है बच्चा याद रखना, ये उनके बाल के रंग के कारण होता है। सेकंड देखिए उसके बाद में, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली देख सकते हैं, ये याद रखना। तो रात में जितने भी जागने वाले जानवर होते हैं वो कैसे चीजों देखते हैं, उनमें दो ही चीजें दिखाई देती हैं, पेपर में पूछा गया था, सफेद और काली रंग की दिखाई देती है। जैसे उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गया, इन्हें रात में सभी चीजें कैसी दिखाई देती हैं, सफेद और काली दिखाई देती हैं। भाई अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करते रहिए, जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं वो याद रखना इस वीडियो के साथ भाई क्या कर दें, इस वीडियो को शेयर करते रहें। अब देखिए, बहुत से जानवर की खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, यानी बहुत से जानवर ऐसे होते हैं कि जैसे ही सर्दी का मौसम आएगा, यानी कुछ मौसम ऐसे आते हैं कि वो मौसम आने के बाद में बहुत लंबी निद्रा के लिए क्या है, अपनी एक किसी जगह छुप जाते हैं। जैसा आपने देखा होगा, गर्मियों में जो छिपकली होती है वो मोस्टली हमेशा दीवारों के पास, छतों के ऊपर आसपास दिखाई देती है, लेकिन जैसी सर्दियां आती हैं, अब ऑब्जर्वेशन करना कि जो जितनी भी छिपकलियां होंगी वो आपको दिखाई नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि ये गहरी निद्रा के लिए जा चुकी हैं। तो जैसे ही सर्दी आती है, छिपकली क्या होती हैं, वो समाप्त हो जाती है, वो घर के किसी ना किसी कोने में या किसी ऐसी जगह छुप जाती हैं जहां पर उन्हें सर्दी ना लगे। तो देखिए यही कहा गया है, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में क्या है, लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे आपकी छिपकली रही, ये चीज याद रखना आप लोग। उसके बाद देखिए, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। तो जो जानवर होते हैं, अगर कोई भी आपत्ति या विपदा आती है तो उन्हें याद रखना, उन्हें किसी भी चीज से पहले, यानी कोई भी ऐसी विपदा होने से पहले उन्हें इस चीज के बारे में सूचना मिल जाती है, और उनकी एक्टिविटी जो होती है उन जानवरों की वो चेंज हो जाती है, वो बदल जाती है। जैसे यही चीज आपने देखी होगी कि अंडमान निकोबार के अंदर दिसंबर 2024 के अंदर, बच्चा याद रखना, कि यहाँ पर एक जनजाति रहती थी जंगलों के अंदर, और वहां पर एक बार भूकंप आ रहा था। तो उससे पहले वहां के जो पक्षी थे, वहां के जो जानवर थे, उन्होंने अजीब तरह की आवाज की। उस आवाज की वजह से क्या हुआ कि वहां के जो लोग थे, जो आदिवासी थे, वो उस जगह को, उस जंगल को छोड़कर बाहर निकल आए, अपने आप को सेव कर लिया। और कुछ समय बाद वहां पर क्या हो गया, भूकंप भूकंप आया था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान या तबाही हुई थी, ये याद रखना आप लोग। तो कहीं ना कहीं जानवरों को इस चीज के बारे में पहले ही पता चल जाता है, और पता चल जाने के बाद में क्या होता है कि वहां पर उनके बारे में जो भी नुकसान होता है उस नुकसान को वो बचा लेते हैं। नेक्स्ट देखिए उसके बाद में, गुजरात के अंदर 2001 में भी ऐसा ही भूकंप आया था, और जो कहाँ पर आया था, गुजरात में भुंज जगह आया था, याद रखना। अब देखिए, जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है, यानी कि याद रखना कि जो भी जानवर होता है उसके देखने, सुनने और जो महसूस करने की उनके अंदर कुछ शक्तियां होती है, साइंटिस्ट मानते हैं। और जब भी कोई इस प्रकार की आपदा आती है या कोई भी इस तरीके की परेशानी आती है, भूकंप का आना जैसे सपोज कीजिए, तो ये जानवरों को पहले ही महसूस हो जाता है कि कोई ना कोई यहाँ पर घटना घटित होने वाली है। इसलिए उनके जो व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, चेंज हो जाता है। और यहाँ पर देखिए क्या लिख रखा है कि इन जानवरों की अपनी पूरी की पूरी क्या होती है, भाषा होती है, वो भाषा के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो वो अपने सेम जो भी उसकी तरीके के, और जैसे कुत्तों को पता चला तो वो इस प्रकार से आवाज निकालेंगे कि और कुत्ते इस चीज को समझ जाएं। पक्षियां हैं वो उड़ना शुरू कर देंगे, वहां से भागना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार से हर कोई जो जानवर होता है उनकी अपनी भाषाएं होती हैं, वो अपने ग्रुप को बताते हैं, बाकी पक्षी या जानवरों को बताते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई खतरा होने वाला है, अपने आप को सेव कर लीजिए। और इंसान उन बातों को समझने के लिए, थोड़ी बहुत बातों को समझ के वहां से अपने आप को सेव कर लेते हैं, बचा लेते हैं। आगे देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि जो डॉल्फिन होती है, ये अलग अलग तरह की आवाज निकालती है और एक दूसरे से बात करती हैं। डॉल्फिन याद रखना, तो डॉल्फिन पानी के अंदर रहती है और पानी से बाहर भी, मोस्टली वो पानी के अंदर रहती है। डॉल्फिन एक ऐसा जानवर है जो मोस्टली सबसे ज्यादा समझदार मानी गई है, ये चीज याद रखना आप लोग। अब जो ये सबसे ज्यादा समझदार मानी गई है, तो इसके अंदर चीजें क्या होती हैं कि इसके अंदर जो भी चीज होती है, डॉल्फिन एक दूसरी डॉल्फिन से जब बात करती है तो उनकी अपनी एक पर्सनल लैंग्वेज होती है, और ये कई प्रकार की आवाज निकालती हैं। बाकी आप शो वगैरह में देखते होंगे, पहले खेल वगैरह चलते थे, तो वहाँ पे डॉल्फिन जो होता है, डॉल्फिन के ऊपर चढ़ जाते हैं, घूमते हैं, डॉल्फिन को बुलाते हैं, वो आवाज निकालती है। तो डॉल्फिन की अपनी एक आवाज होती है, याद रखना।
पेपर में पूछा जाता है आप लोगों से कि डॉल्फिन जो है वो किस प्रकार की आवाज निकाल सकते हैं, तरह तरह की आवाज निकाल सकते हैं, अलग अलग तरह की आवाज निकालते हैं और एक दूसरे से लोग क्या करते हैं, याद रखना, बात करते हैं भाइयों। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब लोग अब है जानवरों का शिकार। अब देखिए जो कुछ लोग जानवरों का शिकार करते हैं और जो शिकार करते हैं वो क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं, इस चीज के बारे में जानते हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूँ जानवरों के शिकार के बारे में, तो हाथी को उसके दांत के लिए मारा जाता है, याद रखना। अगर पूछा जाए कि हाथी को भाई क्यों मारा जाता है, तो हाथी को उसके दांत के लिए मारा जाता है क्योंकि उसके दांत से बहुत सारी क्या है, दवाइयां बनाई जाती हैं। इसी तरीके से तो गैंडे की सींग, तो याद रखना ये क्या है, ये है गैंडे का सींग। गैंडे के सींग यानी गैंडे को जो कहाँ पर भाई, काजीरंगा यानी कि असम के अंदर गैंडों को पाला जाता है, उसका अभ्यारण्य है। उसी अभ्यारण्य में आपने बहुत जगह जंगलों में गैंडों की जो संख्या है वो कम होती जा रही है। वहां पर उस जगह गैंडों को मारा जा रहा है सिर्फ उनकी सींग के लिए। क्यों? क्योंकि उनके सींग से महंगी महंगी जो दवाइयां हैं वो बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से उन गैंडों को मारा जा रहा है। तो याद रखना गैंडे के सींग। शेर को याद रखना क्यों मारा जा, शेर मगरमच्छ और सांप को मारा जा रहा है बस उसकी खाल के लिए, ताकि उसकी खाल से अच्छे अच्छे डिजाइन के, याद रखना, बैग तैयार किए जा सके, जूते तैयार किए जा सके, जो बेल्ट होती है वो तैयार किए जा सके, कपड़े हैं वो बनाए जा सके। इस चीज के लिए सिर्फ याद रखना शेर मगरमच्छ और सांप को मारा जा रहा है। तो किसके लिए हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, गैंडे को क्यों मारा जाएगा, तो याद रखना सींग के लिए। हमसे पूछा जाएगा कि मगरमच्छ को क्यों मारा जाता है, तो याद रखना उसकी खाल के लिए। अब देखिए कुछ जानवरों के हम सोने की सूची के बारे में जानेंगे कि कौन सा जानवर कितने समय के लिए सोता है और किस तरीके से। तो याद रखना कुछ जानवरों की नींद के बारे में जानते हैं। भाई अगर वीडियो में मजा आ रहा हो और चीजें समझ में आ रही तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ये चीज याद रखना आप लोग। अब देखिए जो गाय होती है वो कितने घंटे सोती है, वो 4 घंटे सोती है। अजगर कितने घंटे सोता है, 18 घंटे सोता है। जिराफ मात्र 2 घंटे सोता है। जो बिल्ली होती है वो कितने घंटे सोती है, वो 12 घंटे सोती है। तो याद रखना अगर हमसे पूछा है कि गाय जो होती है वो कितने घंटे सोती है, 24 घंटे में से याद रखना 4 घंटे। अजगर कितने घंटे सोता है, 18 घंटे। यानी कि अजगर जो होता है, अजगर मोस्टली ज्यादातर समय अपना क्या है, हमेशा सोने में बिताता है। क्योंकि जब वो किसी जानवर को खाता है, बड़े जानवर को किसी भी को भी खाता है, तो उसे पचाने के लिए इतना समय चाहिए, इसलिए वो हमेशा सोता ही रहता है मोस्टली। यहाँ पर देखिए जिराफ जो है, जिराफ हमेशा 2 घंटे सोता है, बाकी 22 घंटे वो कुछ ना कुछ खाने के लिए इधर से उधर घूमने की यही कोशिश करता है, वो जागता रहता है। और बिल्ली की बात करता हूँ तो भाई बिल्ली आधे टाइम सोती है और आधे टाइम क्या करती है, आप लोगों के दूध की भैया ताका झाकी करती है कि कब लोग आप घर के अंदर से जाएं और वो कब आपके दूध को पी ले। तो याद रखना बिल्ली कितने घंटे सोती है, भाई बिल्ली सोती है 12 घंटे, बच्चे याद रखना। अब जानेंगे स्लॉथ के बारे में, किसके बारे में, स्लॉथ के बारे में जानेंगे। ये याद रखना। अब जानेंगे स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ क्या है इस चीज के बारे में समझिए। तो देखिए स्लॉथ दिखने में कैसा लगता है, एक भालू जैसा होता है, लेकिन भालू होता नहीं है, बिल्कुल भालू के जैसे होता है, याद रखना भालू की तरह होते हैं, पर ये भालू से अलग होते हैं। यह दिन में करीब 17 घंटे तक पेड़ों से उल्टे लटक कर रहते हैं। यानी कि ये पेड़ों पर लटके रहते हैं, 17 घंटे तक उल्टे लटक के रहते हैं, याद रखना, लटक कर आराम से सोते हैं। और ये 40 वर्ष के जीवन इनका जो याद रखना, ये टोटल कितने वर्ष तक जीते हैं, ये 40 वर्ष तक जीते हैं। और लगभग ये अपने पूरे जीवन में कितने पेड़ों को बदलते हैं मेरे भाइयों, 8 पेड़ों को बदलते हैं। यानी कि स्लॉथ जो होता है वो भालू की तरह दिखता है, लेकिन भालू जैसा होता नहीं है। वो पेड़ से 17 घंटे उल्टा लटक कर सोता है। और याद रखना उसकी जो जीवन जो होता है वो मात्र 40 वर्ष तक होता है। और ये पूरे जीवन में, यानी कि वो पूरे जीवन 40 वर्ष के अंदर कितने पेड़ों को बदलते हैं, 8 पेड़ों को बदलते हैं, या 8 पेड़ों पर घूमते रहते हैं। यह सप्ताह में एक बार नीचे पेड़ से उतरते हैं, किसके लिए, मात्र सोच के लिए। यानी कि ये फ्रेश होने के लिए मात्र पेड़ से सप्ताह में एक बार नीचे उतरेंगे, अपना सोच करने के बाद दोबारा पेड़ पे चढ़ जाएंगे, फिर उसकी जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों को ही खाना प्रारंभ कर देते हैं। और जब उस पेड़ की पत्तियां समाप्त हो जाती हैं तो फिर ये उस पेड़ को छोड़कर किसी दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं। कौन होता है, स्लोथ होता है। तो देखिए क्या होता है, एक बार इसके बारे में जान लेते हैं। सिर्फ ये 8 पेड़ों पर घूमते हैं। ये सप्ताह में एक बार नीचे सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। तो बाकी का क्या है याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्लोथ कितने घंटे पेड़ पर उल्टा लटके सोता है, तो याद रखना 17 घंटे। एक इसका जीवन काल कितना होता है, 40 वर्ष होता है। ये अपने जीवन में कितने पेड़ बदलते हैं, याद रखना 8 पेड़ बदलते हैं।
और अगर क्वेश्चन आए कि सोच के लिए एक पेड़ से कितने बार या कितने दिनों में नीचे उतरते हैं, तो याद रखना 1 हफ्ते में। इसी के बाद हम लोग जानेंगे आगे भाई बाघ के बारे में। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, बाघ के बारे में। तो चलिए एक बार बाघ के बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो देखिए, जो बाघ होता है ये अंधेरे में, याद रखना, बाघ अंधेरे में हमसे यानी कि मनुष्य से, याद रखना, जो बाघ होता है यह मनुष्य से कितने गुना अधिक देख सकता है अंधेरे में? 6 गुना। मनुष्य से 6 गुना अधिक देख सकता है। तो भाई जितने भी भाई वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि मात्र इसी वीडियो से आप जो 30 नंबर की, याद रखना, पेडागोजी आनी है, ईवीएस जो आएगी आपके पेपर में, वो मात्र एक ही वीडियो से आप लोग कितने 30 नंबर गेन कर सकते हो। और अगर इसी प्रकार के नोट्स चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग भाई क्या है, 9991158665 इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो और नोट जो है वो ले सकते हो भाई। अब देखिए बाघ के बारे में दोबारा जानते हैं। ये अंधेरे में कितने गुना देख सकते हैं? बेहतर, 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वह अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। यानी कि जो बाघ के जो मूंछ होती है, जो बाल होते हैं मुंह के आगे, तो याद रखना वो किसी भी चीज को भांप लेते हैं। अगर वहां थोड़ी सी भी हलचल होती है तो उसे भांप लेते हैं। रात के समय जब उन्हें रास्ता नहीं दिखता तो वो उसी की हेल्प से रास्ता देखते कि ये रास्ता बंद है या आगे रास्ता है या नहीं है, आगे कोई पहाड़ी तो नहीं है। तो ये सारी चीजें जो देखता है वो मूंछ के माध्यम से ही समझता है। अगर सपोज कीजिए कि कोई उसका जो शिकार है वो झाड़ी के बीच पीछे छुप गया और झाड़ी हिल रही है, हवा से हिल रही है, तो उसे ये पता चल जाता है कि ये हवा से हिल रही है या किसी शिकारी यानी कि किसी शिकार के माध्यम से हिल रही है। तो ये उसके बारे में भी उसे पता किससे चलता है, याद रखना, उसे पता चलता है उसकी मूंछ के कारण। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है इससे, थर्ड पॉइंट है, बाघ मौके मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। यानी कि जैसी सिचुएशन होगी, जो बाघ होता है भाइयों याद रखना, वो हमेशा क्या है, अपनी आवाज को बदलता रहेगा, अपनी आवाज को चेंज करता रहेगा। अब देखो इसी के साथ, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। यानी कि जो एक शेर होता है, यानी एक जो बाघ होता है, इसका जितना भी इलाका होता है उस इलाके के अंदर ये क्या है, मूत्र करता है। और मूत्र करने के बाद में ये धीरे धीरे करके वहां पर क्या करता है, अगर ये कहीं बाहर गया, अगर दूसरा बाघ इसके इलाके में आ रहा है तो वो समझ जाएगा कि उस मूत्र को सूंघने के बाद में, उस मूत्र को सूंघने के बाद में वो समझ जाएगा कि जो इलाका है किसी दूसरे बाघ का है। इसीलिए क्या करता है, वो उस इलाके को छोड़ देता है, क्योंकि उससे पहले उस इलाके पर किसी और बाघ का क्या है, याद रखना, अधिकार है। अब देखिए क्या है, दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है कि भाई अब मैं क्या है, किसी दूसरे के बाघ के इलाके में आ चुका हूं, मुझे यहां से जाना चाहिए। अब देखिए बाघ का जो गुर्राना होता है, जो बाघ जो आवाज निकालता है, उसे कितने किलोमीटर तक सुना जा सकता है? उसे 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। यानी कि जो बाघ के कान होते हैं वो अलग अलग दिशाओं में, याद रखना, सिर्फ ओनली साउंड को पहचानने के लिए, कोई खतरा तो नहीं है, कोई शिकार तो नहीं है, वो अपने दोनों कानों को, याद रखना, हवा के अंदर हमेशा अपने कानों को घुमाता रहता है। तो दोबारा सुनिए एक बार, बाघ के दोनों कान की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। यानी जो बाघ के कान होते हैं वो साउंड सिर्फ प्राप्त करने के लिए अपने दोनों कानों को क्या है, याद रखना, वो हमेशा घुमाता रहता है, वो हिलते रहते हैं उसके जो कान होते हैं। चलिए बाघ के बारे में हमने चीजें जानी। तो जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इन पॉइंटों को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में यही पॉइंट सीधा का सीधा सिर्फ एग्जाम के अंदर उठ के आएगा भाई क्वेश्चन। तो ये हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आने चाहिए, ये चीज याद रखना। अब जानेंगे देखो नंदू हाथी के बारे में। एनसीईआरटी के अंदर ये सारी की सारी क्या है, ये कहानियां हैं, एनसीईआरटी के अंदर चीजें हैं। तो एनसीईआरटी में एक हाथी के बारे में कहा गया है जिसका नाम क्या है, नंदू हाथी के बारे में बताया गया है। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं, नंदू हाथी के बारे में जान लेते हैं भाई एक बार। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है, ये याद रखना। जो हाथी होता है उसे कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद होता है, क्योंकि वो अपने सूंड में पानी लेके अपने ऊपर क्या है, बार बार उस पानी को मारता है। एक हाथी दूसरे हाथी पे पानी को फेंकेगा, तो इसलिए इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना क्या होता है, याद रखना, पसंद होता है। इससे उसके शरीर को एक तो ठंडक मिलती है। वो क्यों खेलता है, क्योंकि उसके जो शरीर को, याद रखना, एक तो ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, ध्यान देना इस चीज के बारे में। हाथी के दो बड़े बड़े कान होंगे जो किसकी तरह होते हैं,
जो पंखे का काम करते हैं, और गर्मियों के समय में हाथी इन्हीं को हिलाकर क्या है, अपनी हवा करता है। तो देखिए क्या होता है, हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान, ये काम लिख रखा भाई, ये कान होगा, याद रखना, कान हिलाकर हवा करता है। तो ये चीज याद रखना कि जो हाथी होता है उसके जो कान होते हैं वो पंखे जैसे होते हैं, और वो इन्हें हिलाकर अपनी क्या करता है, एक हवा करता है। तीसरा पॉइंट देखिए, 3 महीने का जो हाथी का बच्चा होता है उसमें कितना वजन होता है मेरे भाई, 200 किलो होता है। इस चीज के बारे में याद रखना, पेपर में बहुत ज्यादा चीज पूछी गई है, हर पेपर में क्वेश्चन आएगा इस चीज के बारे में। याद रखना कि 3 महीने का जो हाथी का बच्चा होता है उसमें कितना वजन होता है, याद रखना, उसमें वजन होता है मात्र 200 किलो भाई। कितना होता है, 200 किलो होता है। इसी के बाद देखिए क्या क्वेश्चन है, याद रखना, एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है कि जो एक हाथी होता है वो एक दिन में लगभग कितने पत्ते खा लेता है या कितनी झाड़ियां खा लेता है। याद रखना 1 क्विंटल यानी कि 100 किलो तक वो क्या खा लेता है, वो पत्ते खा लेता है। इस चीज के बारे में याद रखना, कितने केजी, 100 केजी। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई दिन में वो पता नहीं 200 केजी खाता है। 200 केजी उसका वेट होता है उसके बच्चे का, और जो वो पत्ते खाता है वो कितने खाता है, 1 क्विंटल यानी कि 100 किलो पत्ते खाता है या झाड़ियां खा लेता है। इसके बाद में देखिए, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यानी कि उन्हें आराम जो करते हैं बहुत कम करते हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा खाना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना होता है। तो देखिए हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में केवल 3 से 4 घंटे हाथी सोता है मेरे भाइयों। कितने घंटे सोता है, मात्र 3 से 4 घंटे सोता है। बाकी का जो उसका समय होता है वो याद रखना मोस्टली खाने के लिए अपने समय को उसमें यूटिलाइज करता है, या खाने की तलाश में ही रहता है। अब देखिए उसके बाद में, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, और हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और उनके बच्चे ही रहते हैं। यानी कि अगर हाथी के ऊपर कोई भी समस्या, कोई विपदा आई, तो उसका पूरा जो झुंड है उसका मदद करता है, सहयोग करता है। और हाथी के झुंड के अंदर सिर्फ हमेशा हथनियां होती हैं, और हथनियों के साथ जो बच्चे होते हैं याद रखना वही रहते हैं, उसमें कोई नर हाथी नहीं होता, सभी के सभी मादा हाथी या बच्चे होते हैं। अब देखिए इस झुंड में, यानी कि हाथियों के झुंड में 10 से 12 हथनियां होती हैं और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की जो सबसे बुजुर्ग जो याद रखना हथनी होगी, वो ही उस झुंड की क्या होती है, मुखिया होती है। तो झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता मानी जाती है, याद रखना। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि हाथियों के झुंड में कौन कौन रहता है, तो याद रखना हाथियों के झुंड में हथनियां रहती हैं और उनके बच्चे रहते हैं। और कितने होते हैं, 10 से 12 हथनियां होती हैं, और उनके बाकी के सब क्या होते हैं मेरे भाइयों, बच्चे होते हैं। इसी के साथ देखिए हम लोग जानेंगे, 14 से 15 वर्ष तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। यानी कि जो ये छोटे बच्चे होते हैं, यह 14 से 15 वर्ष तक तो अपने झुंड में रहेंगे, और जैसे ही इनकी उम्र 14 से 15 वर्ष होगी, ये झुंड को चला जाता, छोड़ के चला जाता है, क्योंकि ये कहता है कि भैया मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, मैं तो शक्तिशाली हो चुका हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे तो अकेला रहना है। इसलिए हाथी उस झुंड को छोड़कर चला जाता है। चलिए भाई आगे जानते हैं हम लोग। अब धीरे धीरे करके लगभग हमने बहुत सारी चीजों के बारे में जाना, एक एक करके जानवरों के बारे में पढ़ रहे हैं, और जितनी चीजें आपको बता रहा हूँ सब आपके पेपर में आने वाली हैं। तो भाई जो बच्चा नया जुड़ा है चैनल के साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए अब पढ़ेंगे लंगूर के बारे में। तो देखिए लंगूर क्या है, इसके बारे में जानते हैं। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकाल कर अपनी साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना कर देता है। यानी कि जो लंगूर होता है, लंगूर हमेशा जंगल के अंदर सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठा रहेगा। अगर उन्हें कोई भी खतरा लगता है तो वो एक अजीब प्रकार की आवाज निकालेंगे, जिससे उसके जो बाकी जो साथी हैं लंगूर होते हैं वो चौकन्ने हो जाते हैं और मुसीबत को भांप लेते हैं, वो अपने आप को सेव कर लेते हैं। तो ये लंगूर के बारे में याद रखना, लंगूर से बस इतनी ही चीजें आपके सामने आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। अब जानेंगे चूहे के बारे में। चूहा के बारे में जानते हैं एक बार। देखिए चूहों को देखने की क्षमता, यानी चूहों की जो देखने की क्षमता है वो कैसी होती है, कम होती है। लेकिन इनके सूंघने छूने और टेस्ट करने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। तो पेपर में पूछा जाएगा हम लोगों से कि चूहों की जो देखने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो कैसी होती है, तो याद रखना वो कम होती है। लेकिन इनके सूंघने की, इनके टेस्ट करने की, और याद रखना इनके जो छूने की जो वो होती है, याद रखना क्षमता, वो कैसी होती है, हमेशा अधिक होती है। तो बस इसके बारे में इतना ही जानेंगे। अब जानते हैं मगरमच्छ के बारे में। तो मगरमच्छ के बारे में देखिए किस तरीके से इसके छोटे छोटे छेद होते हैं,
लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। यानी कि याद रखना, जो मगरमच्छ होता है इसकी बॉडी पर यानी कि क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ये चीज याद रखना। अब देखिए छिपकली के बारे में जानेंगे। जो छिपकली होती है इसके भी क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। जो कैसे होते हैं, जो कान रूप में होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। हमें लगता है कि छिपकली के कान नहीं होते, याद रखना। लेकिन छिपकली के क्या होते हैं, छिपकली के कान होते हैं मेरे भाइयों। और वो कान कैसे होते हैं, छेद टाइप में होते हैं। और याद रखना, जिसके कान होंगे वो क्या करता है, वो अंडे देता है मेरे भाई। याद रखना, जिसके कान होंगे वो अंडे देता है, और जिसके कान नहीं होंगे, नहीं बेटा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो चुका है। जिसके कान होंगे वो बच्चे देगा, और जिसके कान नहीं होंगे वो अंडे देगा। ये चीज याद रखना। देखिए, अब जो बच्चों को दे रहा है वो स्तन कैसा होगा बेटा, याद रखना, स्तनधारी होगा। ये यानी कि बच्चों को क्या करेगा, दूध पिलाएगा। ये चीज याद रखना। ये कैसा होगा, जिनके कान बाहर की तरफ दिखाई देंगे, जैसे सपोज करना गाय हो गया, मनुष्य हो गई, फीमेल हो गई भाई, गाय हो जाएगी, भैंस हो जाएगी। अब क्या है कि इनके जो कान होते हैं वो होते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं और क्या करते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं। ऐसा तो नहीं कि भाई जो वो होते हैं वो अंडे देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये याद रखना, जिनके कान होते हैं वो बच्चे भी देते हैं और वो क्या करते हैं, याद रखना, वो दूध भी पिलाते हैं। ये चीज याद रखना इसके बारे में। अब देखिए, इसके बारे में याद रखना। अब देखिए, अब पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में बच्चा, याद रखना, पश्मीना शॉल के बारे में। जो पश्मीना शॉल जो है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है पश्मीना शॉल से। और पश्मीना जो शॉल होता है बच्चा, याद रखना, ये मोस्टली कहाँ पर होता है, इसे जो बनाया जाता है बेटा वो कहाँ पर, पहाड़ी इलाकों में बनाया जाता है। और पहाड़ियों जो इलाकों में बनाया जाता है, जैसे आपका असम हो गया, लद्दाख हो गया, ये याद रखना आप लोग। यानी कि ये जो होते हैं, असम हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, ये ऐसी जगह बनाया जाता है। तो इसके बारे में चलिए एक बार जान लेते हैं। पश्मीना सॉन्ग जो होता है वो चांगपा जनजाति के लोगों के द्वारा बनाया जाता है। तो पश्मीना जो सॉल होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है बच्चे, याद रखना, वो चांगपा जनजाति के लोगों के द्वारा बनाया जाता है। और यहाँ पर जो बकरियां पाली जाती हैं, बड़े याद रखना, यहाँ पर जो बकरियां पाली जाती हैं उनके बालों से क्या होता है, याद रखना, पश्मीना जो सॉल होती है वो बनाई जाती है। तो किसके बालों से, बकरियों के बालों से जो सॉल होती है वो बनाई जाती है। इसी के साथ याद रखना बच्चा आप लोग, कि ये जो सॉल होती है ये हमेशा हाथ से बनाई जाती है, क्योंकि इसे मशीन से कभी भी नहीं बनाया जा सकता। ये चीज याद रखना। क्यों, क्योंकि जो इन बकरियों के बाल होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। और पतले होने की वजह से तो इनके जो बाल होते हैं वो मशीन में नहीं डाले जाते, और ना ही इन मशीन के द्वारा इन बालों से किसी भी वस्तु को बनाया जा सकता है, इस तौल को बनाया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर हाथ के जो कारीगर होते हैं, जो हाथ के दस्तकार होते हैं, उन्हीं से याद रखना पश्मीना शॉल को बनाया जाता है, बनवाया जाता है। तो देखो, यह शॉल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटा की बुनाई के बाद एक प्लेन शॉल बनता है। याद रखना, हमसे पेपर में पूछा जाता है कि पश्मीना शॉल को बनाने में कितना समय लगता है, तो याद रखना 250 घंटे लगते हैं एक प्लेन शॉल को बनाने के लिए, पश्मीना शॉल को। और याद रखना, जो एक पश्मीना शॉल होता है ये कितने स्वेटरों के बराबर होता है मेरे भाइयों, ये 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होता है। यानी कि जो नॉर्मल शॉल होता है, जो हमारे और आपके यहाँ पर शॉल होते हैं, वह 6 शॉल, और पश्मीना शॉल एक एक। तो इसकी जो वो होगी वो बिल्कुल बराबर है, क्योंकि पश्मीना शॉल के अंदर जो बाल लगे होते हैं वो बाल बहुत पतले होते हैं। यानी कहा जाता है कि जितना एक मनुष्य के सर का बाल होता है उससे भी 10 गुना बाल ये क्या होते हैं, पतले होते हैं। इस चीज के बारे में याद रखना। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, जहां ये बकरियां रहती हैं वहां का तापमान जो बच्चा याद रखना लगभग कितना होता है, वो होता है -40 डिग्री। यानी 0 से लेके -40 डिग्री तक हमेशा वहां क्या रहता है, टेम्परेचर रहता है। और उसी टेम्परेचर में याद रखना, जितना ठंडा इलाका होगा वहां के जितने भी चीजें होंगी उनके अंदर जो बाल होंगे वो बाल हमेशा आपको लंबे ही मिलेंगे, याद रखना। जैसे बकरियां हुई, वहां के कुत्ते रहे, वहां के कोई भी अगर कोई पक्षी भी है, तो नॉर्मल पक्षी की वजह से वो थोड़ा मोटा ही दिखाई देगा, क्योंकि अपने आप को बचाने के लिए वहां के
जो बाल होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। जैसे आपने याक देखा होगा, तो याक क्या है, याक के बाल होते हैं बड़े बड़े होते हैं, हमेशा याद रखना इस चीज के बारे में। देखिए, यह बाल इतने महीन होते हैं कि इनके 6 बाल एक बाल जितने मोटे होते हैं, यानी कि व्यक्ति के जितने 6 बाल, हम लोगों के आपके जो 6 बाल होंगे सर के, उसके एक बाल के बराबर क्या होगा, याद रखना, मोटा होगा। यानी कि ये इतने पतले होते हैं, बहुत ज्यादा पतले होते हैं। यह महीन बाल मशीनों पर नहीं बुने जा सकते, और इसलिए कश्मीर के बुनकर इन शॉलों को हाथ से बनाते हैं। अगर पूछा जाए कि भाई ये जो शॉल होते हैं वो कहाँ के लोग बनाते हैं, तो याद रखना बच्चा, कश्मीर के लोग बनाते हैं। जो बुनकर होते हैं, जो दस्तकार होते हैं हाथ के, वो ही इन शॉलों को बनाते हैं, ये याद रखना। और देखिए, ध्यान देना इस चीज के बारे में, हमसे पूछा जाता है, देखो नोट करके बेटा याद रखना इस चीज के बारे में। अगर हमसे पूछा कि मेरिनो जो ऊन होता है वो किससे प्राप्त होता है, तो मेरिनो जो ऊन प्राप्त होता है, याद रखना, वो होता है भेड़ से। किससे होता है बच्चा, वो भेड़ से प्राप्त होता है। खरगोश से कौन सा ऊन प्राप्त होता है, खरगोश से जो होता है, याद रखना, अंगोरा ऊन प्राप्त होता है। तो खरगोश से कौन सा होगा, अंगोरा ऊन प्राप्त होगा। अगर मैं मेरिनो ऊन की बात करता हूँ तो भेड़ से प्राप्त होता है। और पश्मीना जो ऊन की बात करता हूँ, ये किससे प्राप्त होता है, तो बच्चा याद रखना, ये बकरी से प्राप्त होता है। इस चीज के बारे में याद रखना। अंगोरा ऊन की बात करूंगा तो खरगोश, मेरिनो ऊन की बात करूंगा तो भेड़, और याद रखना अगर मैं किसकी बात करूंगा, पश्मीना ऊन की बात करूंगा तो बकरी से प्राप्त होता है। इस चीज के बारे में भाई विशेषकर ध्यान रखना आप लोग। अब हम लोग जानेंगे जानवर से कुछ जुड़े हुए तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य इस चीज के बारे में समझना। देखिए अब क्या है, पहला है, जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ नहीं होते हैं, यही चीज जो अभी आपको थोड़ी बताई थी, उस चीज को डिटेल से समझना। जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ नहीं होते हैं, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, ये जानवर अंडे देते हैं, बेटा याद रखना। यानी कि जिनके जो कान होते हैं वो बाहर की तरफ नहीं होते, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं, वो क्या देते हैं, वो अंडे देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा सांप, ये याद रखना आप लोग। सांप के क्या कान दिखाई देते हैं, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन सांप क्या देता है, हमेशा अंडा देता है। आप लोग कहोगे सर अगर सांप जो ऐसा है, तो फिर सांप के सामने जब बीन बजाई जाती है वो कैसे सुन लेता है, वो कैसे बाहर निकल आता है। भाई वो फिल्में होती हैं। अगर कोई सपेरा भी वैसे भी लेके आता है तो सांप उसकी बीन के पीछे इधर से उधर नहीं नाचता है, घूमता, उसके अपने सर को नहीं करता है। वो क्या करता है, वो हमेशा बीन को इस तरीके से घुमाता रहता है, जिसको देखकर जो सांप होता है वो हमेशा हिलता रहता है। याद रखना इस चीज के बारे में। तो देखिए, हम लोग जानेंगे बेटा, इसमें जानेंगे सबसे पहले स्तनधारी के बारे में। स्तनधारी जीव कौन से हैं, यह प्राणी जगत का एक समूह है जो अन्य नवजात को दूध पिलाते हैं। जो अपने नवजात को दूध पिलाते हैं, तो जो इनकी मादाओं के स्तन ग्रंथियों से निकलता है, यानी कि जो स्तनधारी होते हैं बेटा याद रखना, इस स्तनधारी में इस चीज के बारे में याद रखना, ये एक प्राणियों का क्या है बेटा, प्राणी जगत का एक समूह है, याद रखना। और ये क्या करता है, ये नवजात जो शिशु होते हैं उनको दूध पिलाते हैं। और ये जो नवजात शिशुओं को जो दूध पिलाते हैं, इनकी जो मादाएं होती हैं बेटा याद रखना, ये अपनी स्तन ग्रंथियों के द्वारा उन्हें दूध पिलाती हैं। ये चीज, इस चीज के बारे में याद रखना। जैसे आपका मनुष्य हो गया बेटा, कौन सा हो जाएगा बेटा याद रखना, जैसे इसमें मनुष्य हो गया, आपकी गाय हो जाएगी बेटा, इसमें इसमें क्या हो जाएगी, चमगादड़ हो जाएगी। आप कहोगे सर चमगादड़ कैसे हो सकती है, बेटा याद रखना, जो चमगादड़ होते हैं, चमगादड़ के कान रहते हैं, इस चीज के बारे में याद रखना। गाय होती है, इसके भी कान होते हैं। मनुष्य जो होता है, इसके भी कान होते हैं, बेटा याद रखना इस चीज के बारे में। बेटा ठीक बच्चा, इस चीज के बारे में याद रखना आप लोग। अब देखिए, इसी के बाद हम लोग जानेंगे सरीसृप के बारे में। याद रखना किसके बारे में, सरीसृप के बारे में। देखिए, सरीसृप सरीसृप को कहते हैं रेप्टाइल, यानी कि रेप्टाइल उन जीवों को कहते हैं जिनकी चमड़ी खास छिलके वाली होती है और वे ठंडे खून वाले होते हैं। याद रखना बच्चा, इस चीज के बारे में याद रखना कि जो रेप्टाइल होते हैं, ये क्या होते हैं, याद रखना, ये उन जीवों को कहते हैं जिनकी चमड़ी खास छिलके वाली होती है और वो ठंडे खून वाले होते हैं। इनका यानी कि जो खून होता है वो कैसा होता है, ठंडा होता है, और उनके बच्चे अंडे से पैदा होते हैं। जैसे आपका सांप हो गया, गिरगिट हो गया, छिपकली हो गया, मगरमच्छ हो गया आदि। आप लोग कभी भी ध्यान देना बेटा इस चीज के बारे में कि देखिए कि जो इसके अंदर मगरमच्छ होता है वो क्या देता है, अंडा देता है। मगरमच्छ के क्योंकि कान नहीं दिखाई देते। छिपकली घर के अंदर देखिए, उसके कान नहीं होते हैं, ये भी अंडे देती है। गिरगिट जो होता है बेटा याद रखना, ये भी ऐसा ही होता है, इसकी बॉडी पे कोई भी क्या है भाई, इसके कान नहीं होते।
और जो सांप होता है इसके भी कान जो होते हैं वो बाहर की तरफ नहीं होते हैं, ये चीज याद रखना। पर कहाँ सांप के कान ही नहीं होते भाई। तो हम लोगों ने चलो इस चीज के बारे में जाना, आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग इस चीज के बारे में, चींटियों के बारे में, किसके बारे में जानेंगे भाई? अब जानेंगे चींटियों के बारे में। और यहाँ से क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो चींटियों के बारे में चलिए हम लोग जानेंगे। तो ध्यान देना बच्चा इस चीज के बारे में। चींटियों की अगर मैं बात करता हूँ, चींटियां हुई दीमक या ततैया के समूह में रहते हैं, याद रखना बेटा। चींटियां, दीमक और जो ततैया होते हैं वो किस में रहते हैं? हमेशा एक समूह में रहते हैं। और इनका जो चींटियों के बेटा याद रखना, जो डंक में जो अम्ल पाया जाता है बच्चा, वो कौन सा होता है? वो फॉर्मिक अम्ल होता है, याद रखना। यानी कि चींटियों के जो डंक, जो चींटियां काटती हैं, जो हमें दर्द होता है, उसके अंदर कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। इस चीज के बारे में याद रखना। चींटी भी एक क्या है? कीट है भाई। चींटी क्या है? एक कीट है, इस चीज के बारे में याद रखना। और चींटी सिपाही बिल का ध्यान रखते हैं, यानी चींटियों के बीच में लोगों को अलग अलग प्रकार की पोस्ट दी गई है चींटियों के बीच में। तो चींटी के जो बिल होता है उसकी जो रक्षा करते हैं वो कौन होते हैं? याद रखना, उन्हें चींटी सिपाही कहा जाता है। और ये कौन होते हैं? देखिए अब इसके बारे में। चींटी सिपाही बिल का ध्यान रखते हैं। ध्यान रखने का काम किसका होता है? चींटी सिपाही का होता है। चींटियों की 3 जोड़ी टांगे होती हैं बेटा, याद रखना इस चीज के बारे में। कितनी जोड़ी टांग होती है भाई? 3 जोड़ी टांग होती हैं। और देखिए रानी चींटी कभी भी काम नहीं करती है, बल्कि वे चुपचाप एक जगह पर पड़ी रहती है। यानी कि जो रानी जो चींटी रहेगी उसका जो काम होता है, वो काम क्या होता है? याद रखना, वो काम होता है अंडे देना। तो यहाँ पर जो रानी चींटी होगी वो सिर्फ क्या है? वो कोई भी काम नहीं करेगी, वो सिर्फ एक ही वर्क करती है। वो वर्क क्या होता है? याद रखना, अंडे देने का। बड़ा याद रखना इस चीज के बारे में मेरे भाइयों। चींटियों का जो वर्क होता है, अब चींटियां क्या करती है? याद रखना इस चीज के बारे में, थोड़ी इस चीज के बारे में जानिए। चींटी अपने पीछे जब भी किसी रास्ते से निकल के जाती है तो एक प्रकार की, विशेष प्रकार की एक स्मेल छोड़ती हैं। जिस स्मेल की वजह से क्या होता है कि जो दूसरी चींटी होती है, याद रखना, वो हमेशा घूम उसके पीछे पीछे जाती रहती है। और उसी के कारण वो क्या है? वो अपने घर की तरफ, दूसरी तरफ उसी स्मेल को सूंघ कर अपने जो उनका बिल होता है उस बिल के अंदर क्या करते हैं? प्रवेश करती हैं। ये चीज याद रखना इस चीज के बारे में। अब देखो इस चीज के बारे में, ये आपके सीटेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था मकड़ी से, इस चीज के बारे में याद रखना। देखिए मकड़ी को एक जाल बनाने में 1 घंटे का समय लेती है, याद रखना। और यह हमेशा अकेली रहती है। अगर हमसे पूछा जाए कि मकड़ी अपना जाल बनाने में कितना समय लेती है, तो बच्चे याद रखना, हमेशा 1 घंटे का समय लेती है। और मकड़ी कभी झुंड में नहीं रहती है, मकड़ी हमेशा अकेली रहती है। इस चीज के बारे में याद रखना। चलिए इसी के बाद और कुछ चीज जानते हैं हम लोग। अब जानेंगे हम लोग मधुमक्खी पालन के बारे में, यानी मधुमक्खी के बारे में। तो देखिए मधुमक्खी से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है बच्चा? याद रखना, एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? याद रखना, एपीकल्चर कहा जाता है। अब इस चीज में देखो, इसे याद कैसे रखेंगे? मधुमक्खी को इंग्लिश में क्या कहता है? हनी बी कहा जाता है। अगर बी मैंने लिखा, बी से पहले क्या था बेटा? ए, तो याद रखना एपीकल्चर। तो इस चीज के बारे में याद रखना आप लोग। तो मधुमक्खी पालन क्या कहते हैं? एपीकल्चर। अब देखिए यहाँ से किस प्रकार से, मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। देखो चींटी भी क्या थी बेटा? एक कीट थी। और मधुमक्खी भी क्या है? एक कीट है, याद रखना। इनमें एक रानी मक्खी होती है। और छत्ते के अंदर बेटा याद रखना, छत्ते में कुछ नर ड्रोन होते हैं, कुछ मक्खियां काम करने वाली होती हैं। यानी कि यहाँ पर जो नर होते हैं, नर के लिए एक वर्ड यूज किया गया है बच्चा, वो क्या है? ड्रोन। यानी कि मधुमक्खियों के अंदर जो नर मधुमक्खी होंगी उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें ड्रोन कहा जाता है। और इन्हीं छत्ते के अंदर कुछ काम करने वाली क्या होती हैं? मक्खियां होती हैं। भाई अगर मजा आ रहा हो तो भाई वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर किसी बच्चे को नोट चाहिए तो वो 9991158665 इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम जो ग्रुप है, याद रखना उसका नाम जो है बच्चा, वो है जीत मंत्रा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हम लोग ध्यान देना। अब जो मधुमक्खियां होती हैं, याद रखना, इनके डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। और ये जो फार्मिक अम्ल होता है बच्चा, याद रखना, एसिड जो होता है, यही चींटियों के किस्म होता है? डंक में होता है। ये ततैया के डंक में होता है, ये चीज याद रखना। अब देखो इसके बाद में, मधुमक्खी ज्यादातर जो होती है वो किस फूल पर मंडराती है? लीची के फूल पर बच्चा। किस पर मंडराती हैं? लीची के फूल पर मंडराती हैं। और लीची का जो फूल होता है वो कब खिलता है? वो हमेशा फरवरी के महीने में खिलता है। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ जाए
कि लीची का जो फूल होता है वो जो खिलता है वो कब खिलता है, कब आता है, याद रखना फरवरी के महीने में खिलता है। और मधुमक्खियां सबसे ज्यादा लीची के फूल से ही क्या है, शहद को जुटाती हैं। इसके बाद देखिए, लीची के फूल बिहार के मुजफ्फरपुर में मिलते हैं, याद रखना सबसे ज्यादा जो लीची के फूल मिलते हैं बच्चा कहाँ मिलेंगे, बिहार के मुजफ्फरपुर में मिलते हैं, इस चीज के बारे में याद रखना। और जो ये मधुमक्खियां होती हैं ये अंडे कब देती हैं बच्चा, तो ये अक्टूबर से दिसंबर के महीने में अंडे देती हैं, इस चीज के बारे में याद रखना, एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। जब एक मधुमक्खी को रस का पता चलता है तो वह एक तरह का नृत्य करती हैं, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि हाँ भाई उस जगह क्या है, उस जगह रस है। तो सभी मक्खियां उसी यानी कि नृत्य को सुनकर, उसके आवाज को सुनकर सभी मक्खियां एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं और उस फूल से क्या है जो रस होता है उसे चूसना शुरू कर देती हैं। तो चलिए, जो मक्खी के बारे में है इसके बारे में चीजें पता चली। अब जानेंगे हम लोग किसके बारे में बच्चा, याद रखना अब लोग जानेंगे मछली के बारे में। चलिए मछली के बारे में जानते हैं। जो मछलियां हैं याद रखना, मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं, याद रखना। जो मछलियां होती हैं, जैसे सपोज करना किसी ने भाई, मछलियां पानी के अंदर रह रही हैं, किसी ने वहां पर एक कांटा डाला, एक मछली को फंसा लिया, तो उसी जगह मछलियां इतनी तेज हलती हैं, कुछ बिजली की तरंगे छोड़ती हैं कि बाकी मछलियों को सचेत कर देंगी कि भाई यहाँ पर मुसीबत है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिससे हमें समस्या हो सकती है। इसलिए सभी जो मछलियां होती हैं वहां से सतर्क हो जाती हैं। तो याद रखना, मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को कैसे देती हैं, बिजली की तरंगों से देती है मेरे भाइयों। उसके बाद देखिए किसके बारे में जानेंगे, गिलहरी के बारे में। इसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी जो होती है उसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए वो हमेशा किसी ना किसी चीज को कुतरती रहती है ताकि वो अपने दांतों को सही रख सके। तो देखो क्या है, इनके दांत हमेशा इनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं, याद रखना। क्या हो जाते हैं भाई, घिस जाते हैं बच्चा, याद रखना। घिस जाते हैं, याद रखना। अब जानेंगे बिल्ली के बारे में। इसके दांत नकूले होते हैं, नकीले होते हैं, यानी कि बड़े कैसे होते हैं भाई, इसके जो दांत होते हैं बहुत तेज होते हैं, इस चीज के बारे में याद रखना। और जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं, याद रखना। और जो बिल्ली होती है वो किस प्रजाति में होती है, याद रखना। बिल्ली की जो प्रजाति को कहा जाता है बच्चा, इसे किससे कहा जाता है, याद रखना। इसका जो वैज्ञानिक जो नाम होता है वो होता है फेलिस डोमिस्का। नहीं, फेलिस है बेटा, इसका है फेलिस, याद रखना। ठीक है ना, याद रखना बच्चा, क्योंकि जो बिल्ली होती है वो सभी चीज को क्या कर देती है, फैला देती है भाई। तो फैलिस याद रखना। तो क्या होती है, डोमिस्का, फेलिस डोमिस्टिका भाई, याद रखना। याद रखना भाई, क्योंकि बिल्ली क्या करती है, सभी चीजों को दूध को फैला देती है। तो याद रखना, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। गाय के बारे में, गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं, किसको काटने के लिए, पत्तों को काटने के लिए। और पीछे के जो दांत होते हैं वो चपटे और बड़े होते हैं, जो घास को चबाने के काम आते हैं, याद रखना। यानी कि जो गाय के दांत होंगे, अगले जो दांत होते हैं सिर्फ ओनली वो घास को काटने के लिए होते हैं भाइयों। और जो पीछे के दांत होंगे वो कैसे होते हैं, वो हमेशा चपटे और बड़े होते हैं। और चपटे जो बड़े होने का बेटा याद रखना, घास चबाने के काम आते हैं, इस चीज के बारे में याद रखना। अगले दांत काटेंगे और पिछले दांत क्या करते हैं, उसे चबाते हैं। चलिए, अब देखिए गाय का जो बेटा वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, बॉस इंडिकस। अब देखिए इंडिकस कैसे, बॉस ने भैया हमें गाय क्या करिए, गिफ्ट करिए, तो बच्चा याद रखना ये क्या हो जाएगा, गाय क्या हो जाएगा बेटा, याद रखना ये बॉस ने दी है तो बॉस इंडिकस। अब हम लोग जानेंगे सांप के बारे में। अब किसके बारे में जानेंगे, सांप के बारे में जानेंगे। तो चलिए सांप के बारे में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनता है। हमेशा देखिए, हमारे देश में केवल कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, 4 प्रकार के मुख्य रूप से जहरीले सांप होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, ये नाग होता है, एक का नाम करेत होता है, दुबैया होता है या फाई। ये 4 प्रकार के सांप हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा जहरीले माने गए हैं। अब देखिए सांप से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, क्या क्या पॉइंट आता है, इसके बारे में जानते हैं। जब सांप किसी को काटता है तो उसके पीछे खोखले जहर वाले दांत उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला चले जाते हैं, यानी कि
जो दांत के से सांप जो होता है, सांप के जो दांत होते हैं वो जैसे ही व्यक्ति को काटेगा तो उसके जो जहर वाले दांत होते हैं उसके शरीर में प्रवेश करके क्या है, जहर को छोड़ देते हैं। इस जहर के कोई इस जहर के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है। यानी कि ये याद रखना बच्चा, आपसे अगर पूछा जाए कि सांप के जहर का इलाज या उसके जो जहर के इलाज किया जाता है उस समय कौन सी दवा दी जाती है, तो याद रखना ये एक सीरम दी जाती है। और जो सीरम दवाई दी जाती है बेटा याद रखना, ये भी किससे बनाई जाती है, सांप के जहर से ही बनाया जाता है। और इस चीज के बारे में याद रखना, कैंसर रोगी को हमेशा हमेशा जो होता है कैंसर रोगी को भाई क्या कहा जाता है, सीरम नामक दवा ही दी जाती है जो सांप के जहर से बनाई जाती है। इस चीज के बारे में याद रखना। अब हम लोग आगे जानेंगे। देखिए, सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। सांप को देखा होगा आपने कभी भी, तो जो सांप होता है वो हमेशा चीजों को निगल जाता है। वो क्या करता है, सांप को चीजों को निगलता है। उसके जो दांत होते हैं वो सिर्फ ओनली जहर को छोड़ने के लिए होते हैं व्यक्ति के शरीर में, बाकी वो पूरे के पूरे शरीर क्या करता है, वो हमेशा हर किसी चीज को निगल जाता है, वो चबाता नहीं है। याद रखना। उसके बाद में सांप के कान नहीं होते हैं भाइयों, क्या नहीं होता, सांप के कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। यानी कि सांप के कोई भी कान नहीं होते हैं, मैंने पहले भी बताया था फिर बता रहा हूं। और सांप के कान नहीं होते हैं, सिर्फ जो सांप होता है, सांप हमेशा क्या करता है, धरती पर हुई जो भी कंपन होती है उसी कंपन को महसूस करता है, उसी को समझता है, और उसी के कारण वो क्या है, अपनी डायरेक्शन को बदलता है भाई। और एक चीज और याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि सांप के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो बच्चा याद रखना ऑफोलॉजी। कैसे बेटे, इसे याद कैसे रखोगे, इसे याद रखने का ट्रिक याद रखना, सांप अगर किसी को काट लेगा तो उसकी जिंदगी क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, तो याद रखना ऑफोलॉजी भाई। नेक्स्ट उसके बाद में सपेरों के कालबेरिया, यानी कि जो सपेरों में जो सबसे फेमस जो जाति मानी जाती है, जनजाति मानी जाती है बच्चा, वो कौन सी होती है, वो होती है कालबेरिया होती है। और इसके बारे में कहा जाता है कि जब इस जगह पर कभी शादी होती है तो याद रखना यहाँ पर दहेज के रूप में क्या दिया जाता है, याद रखना यहाँ पर सांप ही दिए जाते हैं। अगर किसी को करनी हो तो भाई बता देना, कमेंट्स कर देना, वो इस प्रजाति से करे तो उसे गिफ्ट में क्या मिलेंगे बच्चा, उसे सांप मिलेंगे भाई। आगे देखते हैं उसके बाद में, कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। यानी कि यहाँ पर जब डांस किया जाता है तो उसमें भी कैसी होती है बेटा, याद रखना यहाँ पर नाचते समय भी सांप जैसी मुद्राएं होती है। जैसे आपने मूवी देखी होगी, नगीना मूवी देखी होगी, अमरीश पुरी होता है उसके अंदर, तो उसमें जो इस तरीके से जो चीजें बनाई जाती है, पोज बनाई जाती है बेटा, याद रखना इस पोज को ही क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है सांप मुद्रा कहा जाता है, याद रखना। उसके बाद देखिए भाई, सांप खेतों में फसलों को चूहे से बचाने की, जो सांप होता है वो खेतों में किसको खाता है, चूहों को, और वो जो चूहे खाता है उससे फसलों को बचाया जाता है, या याद रखना। तो देखिए इसके बारे में जानते हैं हम लोग, सांप खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मदद करता है, क्योंकि वो चूहा को क्या कर जाता है बच्चा, वो चूहे को काट जाता है, यानी उसे खा लेता है, निगल जाता है। नेक्स्ट देखिए उसके बाद में, सांप सुन नहीं पाते हैं, क्या होते हैं, सांप कभी भी सुन नहीं पाते हैं, केवल बीन के हिलने से उनके उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिससे लोग क्या समझते हैं कि वो जो सांप है वो नाच रहा है। सांप कभी सुन नहीं सकता, उसके कान क्योंकि नहीं होते हैं। जब बीन बजाई जाती है तो वो उसकी जो बीन को इस तरीके से हिलाता है, तो याद रखना सांप तभी हिलता है, वो डायरेक्ट उसके कोई कान नहीं होते जो वो सुनता है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि सांप भाई उसके बीन के कारण क्या हो रहा है, वो नाच रहा है। ये याद रखना इस चीज के बारे में। अब देखिए, कालबेरिया जाति के रोशन नाथ जी अपनी जाति में बहुत मशहूर थे, याद रखना। जो कालबेरिया नामक जो एक कौन थे बच्चा, एक सपेरे थे इस जाति के अंदर, जो सबसे फेमस जो याद रखना व्यक्ति थे वो कौन थे, रोशन नाथ जी थे, याद रखना। अपनी जाति में बहुत मशहूर थे, वह बहुत आसानी से खतरनाक सांपों को और जहरीलो सांपों को भी पकड़ लेते थे। तो चलिए बच्चा, चलिए भाई आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को शेयर करना ना भूले, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब इसका पार्ट नंबर हम लोग 2 बनाएंगे और मात्र 2 ही पार्टों में संपूर्ण क्या है ईवीएस को कंप्लीट कर लेंगे। तो भाई वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो वो हमारे नंबर पर क्या है याद रखना, कॉल कर सकता है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।